हेलो, आखिरी लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। कुछ यौगिकों की मैंने संरचना बनाना आपको सिखाया था और सहसंयोजी बंध के बारे में एक थ्योरी पढ़ाई थी, लुईस का सिद्धांत। लुईस ने कहा था कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के साझे द्वारा सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। इस सिद्धांत की बहुत सी कमियां रहीं कि एक से सिद्धांत के द्वारा एक तो सहसंयोजी बंध की सामर्थ्य को नहीं समझा सकते, इस सिद्धांत के द्वारा सहसंयोजी बंध की दिशात्मक प्रकृति को नहीं समझा सकते, इस सिद्धांत के द्वारा सहसंयोजी यौगिकों की या अणुओं की आकृति, ज्यामिति और बंध कोण, बंध लंबाई या अन्य गुणों की व्याख्या भी नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि इस सिद्धांत में बहुत सी कमियां रह गई। इन कमियों को दूर करने के लिए दो सिद्धांत दिए गए। पहला सिद्धांत है संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। तो पहले अपन इसी सिद्धांत को विस्तार से डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरी सिद्धांत है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत, उसे बाद में पढ़ेंगे। तो पहला सिद्धांत जो दिया गया, जिसे आधुनिक सिद्धांत कहते हैं अपन, ये दोनों जो सिद्धांत हैं वीवीटी और एमओटी, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये दोनों ही तरंग यांत्रिकी पर आधारित है। तरंग यांत्रिकी यानी वेव मैकेनिकल मॉडल है। तरंग यांत्रिकी से मतलब इन दोनों सिद्धांतों में जो इलेक्ट्रॉन हैं या जो ऑर्बिटल हैं उनको तरंग की तरह माना गया है। और जैसे तरंगें एक दूसरे के साथ मिलती हैं, जैसे तरंगें एक दूसरे के साथ अतिव्यापन करती हैं, वैसे ही ऑर्बिटल करते हैं। तो वीवीटी थ्योरी यानी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता वीवीटी इसको शॉर्ट में लिखते हैं, हिंदी में यहां लिख देते हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत। इस सिद्धांत में जो भी बातें कही, इस सिद्धांत की जो भी धारणाएं हैं, उनको तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला, ऊर्जा परिवर्तन का विचार, एनर्जी कॉन्सेप्ट। ऊर्जा संकल्पना, एनर्जी कॉन्सेप्ट। दूसरा, अतिव्यापन, ओवरलैपिंग। और तीसरा, अणु की आकृति या ज्यामिति की व्याख्या। तो तीन भागों में अपन ने इस सिद्धांत को बांट लिया। पहला, ऊर्जा संकल्पना, एनर्जी कॉन्सेप्ट। ये क्या क्यों दिया? ये दिया कि दो परमाणु आपस में रासायनिक बंध क्यों बनाते हैं। तो मैंने इसी चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि दो परमाणु अपनी ऊर्जा को कम करके और स्थायित्व प्राप्त करने के लिए रासायनिक बंध बनाते हैं।
तो वहां पर एक ग्राफ बताया था मैंने, आकर्षण बल बताया था, प्रतिकर्षण बल से ज्यादा लगता है, वही कॉन्सेप्ट है ये। तो अपन इसी चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ चुके हैं। ये दोनों चीजें अपन पढ़ेंगे। अणु की आकृति को समझाने के लिए संकरण की धारणा दी गई, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट दिया गया, और अतिव्यापन किसके लिए दिया गया? बंध की सामर्थ्य की व्याख्या करने के लिए। बंध की सामर्थ्य को समझाने के लिए अतिव्यापन का विचार दिया गया। पहला विचार क्यों दिया गया कि दो परमाणु रासायनिक बंध क्यों बनाते हैं। दूसरा विचार क्यों दिया गया? ये दिया गया कि दो परमाणुओं के बीच जो बंध बनता है उसकी दिशा क्या होगी और उसकी सामर्थ्य क्या होगी। ये ओवरलैपिंग से समझ में आएगा। तो इसी ओवरलैपिंग से अपन समझेंगे बंध की सामर्थ्य को। तीसरा, अणु की आकृति। अणु की आकृति को समझाने के लिए इन्होंने संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन की धारणा दी। तो इन तीनों धारणाओं को, इन तीनों विचारों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला तो अपन पढ़ चुके हैं, दूसरा पढ़ेंगे अतिव्यापन। अतिव्यापन में क्या बताया इन्होंने कि दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजी बंध का निर्माण उनके आधे भरे हुए कक्षक जिनमें इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत दिशा में होता है के द्वारा होता है। यानी आधे भरे हुए कक्षक जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक में क्लॉकवाइज तो दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज होगा। वो जब पास आएंगे तो उनका कुछ भाग, उन ऑर्बिटलों का कुछ भाग एक दूसरे को क्या करेगा? ढक लेगा, या कुछ भाग एक दूसरे के अंदर समा जाएगा। इसे अपन क्या कहते हैं? अतिव्यापन। जब दोनों एक दूसरे से अतिव्यापन कर लेंगे तो दोनों के नाभिकों के बीच में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ जाएगा, और दोनों के नाभिक इस बीच में बढ़े हुए इलेक्ट्रॉन घनत्व के द्वारा आकर्षित होंगे और बंध का निर्माण कर लेंगे। तो अतिव्यापन क्या है? या सहसंयोजी बंध का निर्माण अतिव्यापन से कैसे होता है? अतिव्यापन तो क्या है? दो कक्षकों का थोड़ी मात्रा में एक दूसरे के अंदर समा जाना, या दो कक्षकों का एक दूसरे को ढक लेना अतिव्यापन कहलाता है। ठीक है, तो दो कक्षकों का इसका मतलब लिख देते हैं पहले। एक दूसरे में कुछ मात्रा में समा जाना, एक दूसरे में कुछ मात्रा में समा जाने, मर्ज हो जाना, इसे कहते हैं अपन अतिव्यापन। कुछ और बातें देखो अतिव्यापन के बारे में, फिर अपन अतिव्यापन पढ़ेंगे डिटेल में। दो परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी बंध का निर्माण उनके आधे भरे हुए कक्षकों जिनमें इलेक्ट्रॉनों का चक्रण
विपरीत दिशा में होता है। यानी दो परमाणु के मध्य सहसंयोजी बंध का निर्माण उनके आधे भरे हुए कक्षकों जिनमें इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत दिशा में होता है कि अतिव्यापन द्वारा होता है। तो अतिव्यापन तो क्या होता है? दो कक्षकों का एक दूसरे में कुछ मात्रा में समा जाना क्या कहलाता है? अतिव्यापन। सहसंयोजी बंध कैसे बनता है? आधे भरे हुए कक्षक जिनमें इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत दिशा में होता है, उनके अतिव्यापन द्वारा सहसंयोजी बंध बनता है। अतिव्यापन के बारे में और बातें, जैसे आपने एस कक्षक पढ़ा होगा, एस कक्षक की आकृति देखी होगी, एस कक्षक का अभिविन्यास भी देखा होगा, पी कक्षक देखा होगा, पी कक्षक की आकृति भी देखी होगी और उसके अभिविन्यास या वितरण देखे होंगे। एस कक्षक का तो एक ही अभिविन्यास या एक ही वितरण होता है। पी कक्षक के तीन अभिविन्यास या तीन वितरण होते हैं। पी एक्स एक्स अक्ष पर रहता है, पी वाई अक्ष पर और पी जेड जेड अक्ष पर। डी कक्षक की आकृति देखी होगी, द्विडंबलाकार डबल डंबल की जैसे, और उसका अभिविन्यास भी देखा होगा। पांच अभिविन्यास रहते हैं, पांच प्रकार के वितरण रहते हैं। डी एक्स वाई एक्स और वाई अक्ष के बीच में रहते हैं, डी वाई जेड वाई और जेड के बीच में, डी जेड एक्स जेड और एक्स के बीच में, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स और वाई अक्षों पर, और डी जेड स्क्वायर जेड अक्ष पर और एक्स वाई अक्ष पर। तो ये अभिविन्यास और इनकी आकृतियां अपने को आनी चाहिए, इनकी जरूरत पड़ेगी। जब दो ऑर्बिटलों के बीच में एक एक लोब यानी पाली बोलते हैं हिंदी में, के बीच अतिव्यापन होता है तो सिग्मा बंध बनता है। दो कक्षकों के बीच जब एक एक पाली को अंग्रेजी में लोब कहते हैं, तो दो कक्षकों के बीच जब एक एक पाली का अतिव्यापन होता है या एक एक पाली में ऐसा कहो, दो कक्षकों की एक एक पाली जब अतिव्यापन करती हैं तब सिग्मा बंध बनता है। एक एक पाली के अतिव्यापन से कौन सा बंध बनता है? सिग्मा। दो दो पालियों यानी दो दो लोब्स के अतिव्यापन से पाई बंध बनता है। दो दो पालियों यानी दो दो लोब्स के बीच अतिव्यापन से पाई बंध बनता है और चार चार पालियों के
अतिव्यापन से डेल्टा बंध बनता है। चार चार पालियों के बीच अतिव्यापन से डेल्टा बॉन्ड बनता है। संकरित कक्षक बताएंगे, ये पहला नाम सुना होगा आपने, संकरित कक्षक, हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp और d ऑर्बिटल आपस में मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और उनके मिक्स होने से जो कक्षक बनते हैं उन्हें कहते हैं संकरित कक्षक। आगे पढ़ेंगे अपन हाइब्रिडाइजेशन या संकरण में। संकरित कक्षकों की मैं आकृति बताऊंगा तो उसमें एक बड़ी पाली और एक बहुत छोटी पाली होती है। तो अतिव्यापन बड़ी पाली ही कर सकती है, छोटी पाली से अतिव्यापन नहीं हो पाएगा। संकरित कक्षक कुछ इस तरह का रहता है, ये तो अतिव्यापन यही कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, बड़ी है, इसके अतिव्यापन करने के चांस बहुत कम है क्योंकि बहुत छोटा है ये पार्ट। साइन लगाना चाहो तरंग फलन का तो ये माइनस, इसमें प्लस साइन आएगा। ये संकरित कक्षक है, तो ये वाली पाली ही अतिव्यापन कर सकती है क्योंकि ये बड़ी है, इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है। तो संकरित कक्षक ऐसे होते हैं, आकृति ये होती है। सामान्यतः सामान्यतः लिखा है, इसका मतलब कहीं ऐसा उदाहरण भी देखने को मिलेगा जहां पर ये पाईबंद बनाएगा। सामान्यतः का मतलब ये होता है कि हमेशा सही नहीं है बात, कहीं ना कहीं इसका और कोई उदाहरण भी होगा जिसमें पाईबंद बनेगा। तो संकरित कक्षक सामान्यतः सिग्मा बंध बनाते हैं। सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे ये संकरित कक्षक, और जैसे मैंने कहा एक एक लोब्स के ओवरलैपिंग से, एक एक पाली के अतिव्यापन से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, दो दो पालियों के अतिव्यापन से पाई बॉन्ड, तीन तीन के अतिव्यापन से कोई बंध नहीं बनेगा, चार चार के अतिव्यापन से डेल्टा बॉन्ड बनेगा। या ऐसा देखें कि एक ऑर्बिटल का एक लोब यानी एक पाली और दूसरे ऑर्बिटल की अगर दो पालियों के साथ अतिव्यापन करती है तो क्या होता है, इस प्रकार के अतिव्यापन में कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता, और जब ऊर्जा परिवर्तन नहीं होगा तो बंध नहीं बनेगा। बंध बनने पर हमेशा ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो किसी एक ऑर्बिटल का एक लोब और दूसरे ऑर्बिटल के दो लोब के साथ अतिव्यापन करता है। किसी कक्षक की एक पाली दूसरे कक्षक की अगर दो पालियों के साथ अतिव्यापन करती है तो उसमें ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इस प्रकार के अतिव्यापन से कोई बंध नहीं बनता। इसे कहते हैं नॉन बॉन्डिंग ओवरलैपिंग, अनाबंधी या बंधहीन या बिना बंध के अतिव्यापन, बंध नहीं बनेगा। या इसे जीरो ओवरलैपिंग कहते हैं। जीरो ओवरलैपिंग से मतलब शून्य अतिव्यापन से मतलब इसमें ऊर्जा परिवर्तन शून्य होता है। एक कक्षक की एक पाली यानी एक लोब्स दूसरे कक्षक की। हेलो स्टूडेंट, इतना प्यार देने के लिए हजारों स्टूडेंट हमारे वीडियो लेक्चर से लाभ उठा रहे हैं। हमारी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उसको क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और जिन स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल और डाउट सॉल्विंग भी चाहिए तो वो उसी लिंक को क्लिक करके और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दो पालियों के साथ अतिव्यापन करती है
तब ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। और या इस कारण रासायनिक बंध का निर्माण नहीं होता है। इसे नॉन बॉन्डिंग ओवरलैपिंग यानी बंधहीन अतिव्यापन या जीरो ओवरलैपिंग शून्य अतिव्यापन कहते हैं। तो ये अतिव्यापन के बारे में कुछ बातें हैं, इन्हीं के आधार पर अपन आगे अतिव्यापन को समझेंगे। तो दो ऑर्बिटलों के बीच अगर एक एक लोब्स के बीच अतिव्यापन होगा तो सिग्मा बॉन्ड, दो दो लोब्स के बीच होगा तो पाई बॉन्ड, चार चार के बीच होगा तो डेल्टा बॉन्ड बनेगा। और एक कक्षक का एक लोब यानी एक पाली और दूसरे कक्षक के दो लोब यानी दो पालियों के साथ अगर अतिव्यापन करती है तो इससे ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए रासायनिक बंध नहीं बनेगा। इसे कहेंगे बंधहीन यानी नॉन बॉन्डिंग ओवरलैपिंग या जीरो ओवरलैपिंग। फिर इन्होंने कहा बीवीटी थ्योरी में, साइंटिस्ट के नाम तो मैं नहीं बोल रहा, कि अतिव्यापन दो प्रकार का होता है, यानी दो कक्षक के बीच दो प्रकार का अतिव्यापन हो सकता है। अतिव्यापन दो प्रकार, अतिव्यापन निम्न दो प्रकार के होते हैं। पहला समाक्ष अतिव्यापन, अंग्रेजी में इसे कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। अब एक बात यहां बताते हैं आपको, आणविक अक्ष या फिर अंतरनाभिकीय अक्ष किसे कहते हैं। जैसे आप दो परमाणुओं के बीच में बंध बनाना चाहते हो तो दोनों परमाणु को पास लाना पड़ेगा। पास लाने के लिए आप उन दोनों पर होती हैं एक्स बाय जेड, उसमें से किसी भी अक्ष पर दोनों परमाणुओं को या दोनों कक्षकों को आगे बढ़ा सकते हो। तो जिस कक्षक पर, जिस एक्सिस पर, जिस कक्ष पर, सॉरी अक्ष पर, एक्सिस यानी अक्ष, तो जिस एक्सिस पर यानी जिस अक्ष पर दो कक्षक यानी दो ऑर्बिटर या दो परमाणु आगे बढ़ेंगे बंध बनाने के लिए, उसे कहते हैं आणविक अक्ष। क्यों? क्योंकि उसी पर क्या होगा, अणु का निर्माण होगा। अच्छा, जिस अक्ष पर आप दोनों को आगे बढ़ाओगे उसी पर दोनों के नाभिक आएंगे, तो उसे एक नाम और देंगे, अंतरनाभिकीय अक्ष। तो ये अंतरनाभिकीय अक्ष या आणविक अक्ष आप तीनों में से किसी को भी मान सकते हो। एक्स अक्ष को भी आप अंतरनाभिकीय अक्ष मान सकते हो, वाई अक्ष को भी आप अंतरनाभिकीय अक्ष मान सकते हो, और जेड अक्ष को भी आप अंतरनाभिकीय अक्ष मान सकते हो।
तो जिन दो अक्षों पर या जिस अक्ष पर, एक ही होगी वो, दो नहीं होंगी सॉरी, जिस अक्ष पर दो परमाणु या दो कक्षक आगे बढ़ेंगे अतिव्यापन करने के लिए, उसे अपन क्या कहेंगे? आणविक अक्ष या अंतरनाभिकीय अक्ष। तो पहले तो ये चीज समझ लो, आप तीनों में से किसी को भी आणविक या अंतरनाभिकीय अक्ष मान सकते हो। तो पहले तो यही समझ लो, अंतर नाभिकीय अक्ष या आणविक अक्ष। अंतरनाभिकीय अक्ष या आणविक अक्ष किसको कहते हैं? जिस अक्ष पर दो परमाणु या दो कक्षक बंध बनाने के लिए एक दूसरे को अप्रोच करते हैं या एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं, उसे कहते हैं अपन अंतरनाभिकीय अक्ष। यानी जिस अक्ष पर, या वह काल्पनिक अक्ष कह दो, कौन सी हो सकती है ये? कोई भी एक्स वाई जेड, जिस पर दो कक्षक, परमाणु भी कह सकते हो, बंध बनाने के लिए एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। बंध बनाने के लिए जिस अक्ष पर एक दूसरे को अप्रोच करेंगे उसे क्या कहेंगे अपन? अंतरनाभिकीय या आणविक अक्ष। दोनों के नाभिक इसी पर आएंगे इसलिए अंतरनाभिकीय, अंग्रेजी में कहते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और इसी पर अणु का निर्माण करा रहे हैं अपन, तो ये आणविक अक्ष। कोई भी हो सकती है, एक्स वाई या जेड, ये कोई भी हो सकती है, एक्स या वाई या जेड, आप किसी को भी मान सकते हो। किसी भी दो परमाणुओं को किसी भी अक्ष पर आगे बढ़ा सकते हो। तो ये समाज क्षति व्यापन किसे कहते हैं? समाज क्षति व्यापन उसे कहते हैं कि जब दो ऑर्बिटल इस अंतरनाभिकीय अक्ष या इस आणविक अक्ष पर एक दूसरे से अतिव्यापन करते हैं तो उसे कहते हैं समाज क्षति व्यापन। तो जब दो ऑर्बिटल अंतरनाभिकीय या आणविक अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं तब इसे समाज क्षति व्यापन कहते हैं। तो आणविक अक्ष पर जब अतिव्यापन करेंगे दो कक्षक तो उसे कहेंगे समाज क्षति व्यापन। समाज क्षति व्यापन देखो कितने प्रकार के हैं, निम्न 3 प्रकार के हैं। पहला एस एस अतिव्यापन, एस एस ओवरलैपिंग। एस एस ओवरलैपिंग किसे कहते हैं? जब दो एस ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ अतिव्यापन करते हैं तो इसे कहते हैं अपन एस एस ओवरलैपिंग। और एस एस ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बंध बनेगा। क्यों? क्योंकि एस ऑर्बिटल में तो हमेशा एक ही क्या रहता है?
लोब रहता है, एक ही पाली रहती है। तो इस प्रकार के अतिव्यापन से हमेशा, इस प्रकार के अतिव्यापन से हमेशा सिग्मा बंद ही बनता है। क्यों बनेगा इस प्रकार के अतिव्यापन से सिग्मा बंद? क्योंकि एस ऑर्बिटल में, एस कक्षक में केवल एक क्या रहती है? पाली, एक लोब रहता है, और एक एक लोब के बीच अतिव्यापन से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। इसके उदाहरण ऐसे अतिव्यापन के, हाइड्रोजन का अणु बनेगा तो दो हाइड्रोजन परमाणुओं के एस ऑर्बिटल से बनेगा, इसका 1s और इसका 1s। तो हाइड्रोजन का अणु बनेगा एस एस ओवरलैपिंग से, 1s और 1s के बीच ओवरलैपिंग। फ्लोरीन नहीं, सॉरी, लिथियम का अणु बनता है Li2, गैसीय अवस्था में बन जाता है Li2 अणु, और कौन से अतिव्यापन से बनेगा? 2s से। सोडियम, सोडियम के बीच में बंध बनता है, Na2 अणु बनता है 3s से। ये दोनों गैसीय अवस्था में बनते हैं, Na2 और Li2 अणु बनते हैं गैसीय अवस्था में। वैसे ठोस अवस्था में Li के बीच में और Na के बीच में धात्विक बंध बनेगा, तो ये दोनों धातु हैं। लेकिन गैसीय अवस्था में दोनों के बीच जब Li2 और Na2 अणु बनेंगे तो सहसंयोजी बंध बनेगा। तो धातुओं के बीच में भी सहसंयोजी बंध बन सकता है। देखो कैसे होता है ऐसे अतिव्यापन। एक s ऑर्बिटल ये हो गया, ये तीन काल्पनिक अक्षे हैं, एक x अक्ष, ये y अक्ष और ये z अक्ष। समझते हो? ये s ऑर्बिटल, इसका अभिविन्यास, वितरण इसका, ये फुटबॉल की तरह है s ऑर्बिटल, फुटबॉल की तरह। तो फुटबॉल का आप सेंटर ले लो और सेंटर से तीन अक्षे गुजार दो, एक x, एक y, एक z। तो तीनों अक्षों पर इसका कुछ ना कुछ भाग कट करके आ जाएगा, कुछ ना कुछ पार्ट इस s ऑर्बिटल का तीनों अक्षों पर आएगा। तो ये तीनों अक्षों पर समान मात्रा में वितरित या अभिविन्यासित होता है s ऑर्बिटल। दूसरा s ऑर्बिटल ले लो, इसी, ये मैंने x अक्ष मान ली, ये फुटबॉल की तरह s ऑर्बिटल को मान लिया, ये y अक्ष और ये z अक्ष। ये दूसरा s ऑर्बिटल हो गया। अब मैंने यहां पर किसको अंतर्नाम की अक्ष माना है? ये आणविक अक्ष किसको माना है? x अक्ष को। बंध बनाने के लिए ये आगे बढ़ेगा, इधर से ये आगे बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे आगे। तो क्या होगा जब दोनों आगे बढ़ेंगे? तो ये दोनों के संपर्क भाग एक दूसरे में समा जाएंगे। ये हो गया अतिव्यापन। एक का नाभिक यहाँ है, एक का नाभिक यहाँ है, और ये नाभिकों से गुजरने वाली अक्ष कौन सी मानी है? मैंने x अक्ष को माना है, इसलिए अंतर नाभिकीय अक्ष इसकी x होगी, ये y अक्ष होंगी और z अक्ष होंगी। ये हो गई एस ओवरलैपिंग। अच्छा, ओवरलैपिंग के बाद क्या होगा? ये दोनों ऑर्बिटल एक नया ऑर्बिटल बना लेंगे जिसे अपन आणविक ऑर्बिटल कहते हैं। और कैसा बनेगा? देखो नया ऑर्बिटल, यहां पर ये भाग थोड़ा सा दबा हुआ रहेगा और ये भाग दोनों उठे हुए रहेंगे। तो ऐसा कुछ आणविक ऑर्बिटल बनेगा। बीच में यहां और यहां
ये वाला भाग बीच वाला कुछ दबा हुआ रहेगा और ये दोनों भाग उठे हुए रहेंगे। ऐसा कुछ आणविक ऑर्बिटल बन जाएगा इन दोनों से। एक का नाभिक यहाँ, एक का नाभिक यहाँ। नाभिक को चलो ऐसे बता दो, ये अंतर नाभिकीय अक्ष है एक्स। इलेक्ट्रॉन का घनत्व कहाँ अधिकतम रहेगा? दोनों नाभिकों के बीच में अंतर नाभिकीय अक्ष के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन का घनत्व रहेगा इसमें अधिकतम। ये इलेक्ट्रॉन का घनत्व ही इन दोनों को बांध के रखेगा। अच्छा, ये जो आणविक ऑर्बिटल बनेगा इसे कहेंगे सिग्मा आणविक कक्षक। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा, क्योंकि सिग्मा बंद बन रहा है ना। तो इस तरह से होता है ऐसे ऐसा अतिव्यापन है। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है मैंने एक्स अक्ष पर आगे बढ़ाया, बाय अक्ष पर और जेड अक्ष पर भी अगर दो एस ऑर्बिटलों को आगे बढ़ाओगे, बाय और जेड को भी आणविक या अंतर्नाभिकीय अक्ष मान करके और दो परमाणुओं को आगे बढ़ाओगे तो दो एस ऑर्बिटल में अतिव्यापन से वहां पर भी बंध बन जाएगा। तो कहने का मीनिंग है कि अंतर्नाभिकीय अक्ष आणविक अक्ष में किसी को भी मान सकता हूं तीनों में से, एक्स को, बाय को, जेड को, क्योंकि तीनों पर समान मात्रा में एस कक्षक का वितरण है या बटा हुआ है या अभिविन्यासित है। तो तीनों में से किसी भी अक्ष को आणविक या अंतर्नाभिकीय अक्ष मान के मैं आगे बढ़ाऊंगा तो एस एस ऑर्बिटल में अतिव्यापन हो जाएगा और बंध बन जाएगा। दूसरा जो अतिव्यापन है, समाक्ष अतिव्यापन है, वो है एस पी। समाक्ष अतिव्यापन पड़ेगा अंतर्नाभिकीय अक्ष और देखना पड़ेगा कि कौन सा पी ऑर्बिटल बंद बना पाएगा। एस ऑर्बिटल तो एक ही रहता है, पी तो तीन रहते हैं ना, तीन प्रकार के अभिविन्यास रहते हैं, वितरण रहते हैं, पी एक्स और पी वाई, पी जेड। मैंने चलो अंतर्नाभिकीय अक्ष मान लिया एक्स। किसको मान लिया मैंने? अंतर्नाभिकीय अक्ष या आणविक अक्ष। वो मान लिया मैंने एक्स। तो ये तो एस ऑर्बिटल ले लिया मैंने, ये एक्स अक्ष, ये बाय अक्ष, ये जेड अक्ष। अब पी ऑर्बिटल मुझे कौन सा लेना पड़ेगा? ये एक्स अक्ष, ये बाय अक्ष और ये जेड अक्ष। बताओ कौन सा पी ऑर्बिटल लें? अगर मैंने अंतर्नाभिकीय अक्ष किसको माना है? एक्स को माना है। तो कौन सा पी ऑर्बिटल लेना पड़ेगा मुझे? ये वाला पी ऑर्बिटल लेना पड़ेगा जिसका अभिविन्यास या जिसका वितरण एक्स अक्ष पर है। तो कौन सा पी ऑर्बिटल होगा? ये पी एक्स ऑर्बिटल। तो देखो अतिव्यापन कैसे होगा। ये दोनों आगे बढ़ेंगे, ये यहां से आगे बढ़ेगा, ये ऐसे आगे बढ़ेगा, ये वाला भाग इसमें अतिव्यापन कर लेगा, तो ये अतिव्यापन हो जाएगा। ये मैंने एस ऑर्बिटल ले लिया, ये पी ऑर्बिटल का भाग ले लिया मैंने। प्यारे बच्चों, हमें रोज हजारों की संख्या में ऐसी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि सर इस टॉपिक का वीडियो बना करके डालें, सर इसे समझाएं। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन छूटे नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बच्चे जिस टॉपिक की डिमांड कर रहे हैं उन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेक्चर हमने पहले से ही डाल रखे हैं। आप हमारी साइट पर जाएं और उन वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं।
यहाँ नाभिक है दोनों के, ये अंतर्नाभ की अक्ष है एक्स, ये बाई अक्ष, ये बाई अक्ष, ये हो गया आपका अतिव्यापन। एस और पी के बीच अतिव्यापन हो गया एस पी अतिव्यापन। दोनों मिलके एक आणविक कक्षक बना लेंगे। आणविक कक्षक बनाना चाहो तो बना दो, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। देखो एक बात और देखो, मैंने क्या किया, इसको बड़ा कर दिया, इसको छोटा कर दिया। जो लोग या जो पाली अतिव्यापन करती है वो बड़ी हो जाती है और उसके पीछे वाला भाग छोटा। क्यों? इनमें क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व तो रहता है, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब बंध तभी मजबूत बनेगा जब ये नाभिक और ये नाभिक के बीच में इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा हो जाए। तो बीच में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के लिए इसका जो इलेक्ट्रॉन घनत्व था वो खिंच करके इधर आ गया। तो खिंच के जब इधर आ गया तो ये बड़ी हो गई और ये छोटी रह गई। तो जो पाली अतिव्यापन में भाग लेती है वो बड़ी हो जाती है, पीछे वाली छोटी रह जाती है। तो यहां पर जो बनेगा ये बड़ा हो जाएगा, ये वाला भाग, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये छोटा रह जाएगा। एक का नाभिक यहां, एक का नाभिक यहां, ये अंतर्नाभिकीय अक्ष है एक्स। इलेक्ट्रॉन घनत्व कहाँ अधिकतम रहेगा? इसमें, बड़ी पाली में, दोनों नाभिकों के बीच में। और यही इलेक्ट्रॉन घनत्व दोनों नाभिकों को बांध के रखेगा और ये सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। तो जैसे अंतर्नाभिकीय अक्ष मैंने किसको माना? एक्स को। तो किसके बीच में अतिव्यापन से बंध बन गया? एस ऑर्बिटल और पी एक्स से। अगर मैंने यहां पर पी वाई ऑर्बिटल लिया होता, जैसे अंतर्नाभिकीय अक्ष मैंने इसी को माना एक्स को, ये मान लिया मैंने अंतर्नाभिकीय अक्ष एक्स। एस ऑर्बिटल को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों अक्षों पर समान रूप से वितरित है। अब मैंने ये अंतर्नाभिकीय अक्ष मान लिया, यहां पर ये भी एक्स इसी तरह मानना पड़ेगा जैसा ये है। और ये मैंने ले लिया बाय अक्ष ले लिया और ये मैंने जेड अक्ष ले लिया। अब मैं बाय अक्ष पर पी ऑर्बिटल का अभिविन्यास बना लेता हूं, ये बना लिया मैंने। अब ये कौन सा पी ऑर्बिटल होगा? ये तो हो गया एस ऑर्बिटल। और ये कौन सा पी ऑर्बिटल होगा? पी बाय, और ये हो गया एस ऑर्बिटल। अब इसको आगे बढ़ाओ और इसको आगे बढ़ाओ, तो ये वाला जो भाग है इसके साथ भी अतिव्यापन करेगा और इसके साथ भी करेगा, यानी दोनों पालियों के साथ अतिव्यापन करेगा। तो अब ये जो पी ऑर्बिटल है इसकी दो पालियां हैं, दोनों से अतिव्यापन करेगा कौन? एस ऑर्बिटल, इधर भी और इधर भी। तो मैंने क्या कहा था, जब एक ऑर्बिटल की एक पाली और दूसरे ऑर्बिटल की दोनों पालियों से अतिव्यापन करे, दोनों से हो रहा है अतिव्यापन, तो ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होगा और बंध नहीं बनेगा। तो ये हो गई तुम्हारी नॉन बॉन्डिंग या जीरो ओवरलैपिंग। नॉन बॉन्डिंग क्या, तो बंध नहीं बन रहा, या जीरो ओवरलैपिंग कह दो, शून्य अतिव्यापन कह सकते हो। तो मैंने अंतर्नाभिकीय अक्ष अगर एक्स को माना है तो एस ऑर्बिटल और पी एक्स ऑर्बिटल के बीच अतिव्यापन से बंध बन जाएगा, लेकिन एस ऑर्बिटल और पी वाई की अतिव्यापन से बंध नहीं बनेगा। ऐसे ही जेड अक्ष कैसे है, इस तरह से एक ऊपर और एक नीचे है पाली, उसको भी आगे बढ़ाओगे तो इसका ये एस ऑर्बिटल का एक लोब और जेड अक्ष पर जो पी ऑर्बिटल है पी जेड, उसके दोनों लोब के साथ अतिव्यापन करेगी। तो एस और पी जेड के बीच में अतिव्यापन से भी बंध नहीं बनेगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो जेड अक्ष को यहां भी मान सकते हो आप इसी तरह से। जब इसको जेड अक्ष मान लोगे, जैसे इसको मैंने बाय अक्ष माना
तो ऐसे यहाँ जेड अक्ष मान लो तो ये पी जेड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाई अक्ष को फिर यहाँ मान लेना, तो ये जेड अक्ष को मान लोगे तो ये पी जेड, तो इसी तरह से यहाँ पर देख लोगे आप, समझ में आ जाएगा। एक पाली दो पालियों से अतिव्यापन करेगी तो बंध नहीं बनेगा। तो अगर मैंने अंतरनाभिकीय अक्ष किसको माना? एक्स को। तो यहां पर सिग्मा बंध कौन से ऑर्बिटल से बनेगा? एस से और पी एक्स से। और नॉन बॉन्डिंग ओवरलैपिंग किसके बीच में होगी? एस और पी बाय एस और पी जेड के बीच में। और मैंने अगर यहां पर अंतरनाभिकीय अक्ष बाई मान लिया, मैंने इसको बाई भी तो मान सकता हूं मैं, ये बाई, ये अक्ष भी बाई, तो ये ऑर्बिटल फिर कौन सा हो जाएगा? बाई अक्ष पर लिया मैंने, तो ये ऑर्बिटल कौन सा हो जाएगा? पी बाय। तो फिर एस और पी बाय के बीच में बन जाएगा सिग्मा बंध। अब किसके बीच में नहीं बनेगा? एस और पी एक्स और एस और पी जेड के बीच में कोई बंध नहीं बनेगा। और मैं इसको जेड अक्ष भी मान सकता हूं, ये जेड अक्ष मान लिया तो एस ऑर्बिटल में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो तीनों अक्षों पर समान रूप से वितरित है। और ये मैंने जेड अक्ष मान लिया तो ये कौन सा पी ऑर्बिटल होगा? पी जेड। तो एस और पी जेड के बीच अतिव्यापन से सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो यहां पर एस और पी जेड के बीच अतिव्यापन से सिग्मा बंध बन जाएगा। किससे नहीं बनेगा? एस और पी एक्स से, एस और पी वाई से। तो ये नॉन बॉन्डिंग और जीरो ओवरलैपिंग समझ में आ जाएगी। तो आप अगर एक्स अक्ष को अंतरनाभिकीय अक्ष मानोगे तो एस और पी एक्स के बीच अतिव्यापन से बंध बनेगा। बाई को अंतरनाभिकीय मानोगे तो एस और पी वाई से बनेगा बंध। और जेड को अंतरनाभिकीय अक्ष मानोगे तो एस और पी जेड से बनेगा, बाकी दोनों से नहीं बनेगा। इसके उदाहरण देख लो। एच एफ हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल और फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल, ये अतिव्यापन करेंगे तब HF का अणु बनेगा, sp ओवरलैपिंग। HCl इसका 1s और इसका 3p ऑर्बिटल अतिव्यापन करेंगे तब HCl का अणु बनेगा। HBr इसका 1s और इसका 4p ऑर्बिटल में अतिव्यापन से बनेगा बंध। और HI इसका 1s और इसका 5p ऑर्बिटल अतिव्यापन करेगा तब बंध बनेगा। तो दूसरे प्रकार का समाक्षति व्यापन हो गया S और P के बीच में, यानी SP समाक्षति व्यापन। तीसरा जो यहां पर समाक्षति व्यापन पढ़ेंगे वो है P और P के बीच में, यानी PP समाक्ष अतिव्यापन, PP कोएक्सियल ओवरलैपिंग। अब अंतरनाभिकीय अक्ष में तीनों में से किसी को भी मान सकता हूं। चलो, जैसे मैंने ये अंतरनाभिकीय अक्ष x को मान लिया और इस पर एक p ऑर्बिटल का मैंने अभिविन्यास बना दिया। ये अक्ष में कोई भी मान सकता हूं, y या z। इसको y मान लिया तो ऐसे बाहर निकली हुई वो कौन सी अक्ष होगी? z। अब px ऑर्बिटल होगा ये,
दूसरा ऑर्बिटल, ये मैंने एक्स अक्ष फिर मान लिया, इसी के जैसा ही मानना पड़ेगा। ये बाय अक्ष और बाहर जेड अक्ष। इस पर ये पी ऑर्बिटल का मैंने अभिविन्यास बना दिया ये, तो ये भी कौन सा पी ऑर्बिटल हुआ? पी एक्स। आगे बढ़ाओगे, इसे आगे बढ़ाओगे, इसे आगे बढ़ाओगे, दोनों के एक एक लोब में यानी एक एक पाली में अतिव्यापन हो जाएगा। ये पीछे वाली छोटी हो जाएंगी, अतिव्यापन करने वाली पाली बड़ी हो जाएंगी। कारण इससे बंध आपका बनेगा वो मजबूत बनेगा। ये हो गई ओवरलैपिंग। ये बाई अक्ष है, तो ये तो एक्स अक्ष, ये बाय अक्ष, ये बाय अक्ष। कैसा बनेगा? आणविक कक्षक बना लोगे, बीच वाला बड़ा कर देना, दोनों छोटे कर देना, अगल बगल वाले नीचे बना देते हैं। ये छोटा, बीच वाला लोब्स बड़ा। इलेक्ट्रॉन घनत्व यहां अधिकतम रहेगा, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो मैंने अगर अंतर्नाभिकीय अक्ष किसको लिया? एक्स को। तो कौन से पी ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से बना ये सिग्मा बंध? पी एक्स और पी एक्स से। अब अगर मैंने अंतर्नाभिकीय अक्ष जैसे एक्स को माना है और एक ऑर्बिटल तो मैंने ले लिया पी एक्स, और दूसरा ऑर्बिटल मैंने ले लिया पी बाय। ये मैंने बाय अक्ष पर जो ऑर्बिटल बनाया है जिसका अभिविन्यास लिखा है वो पी बाय। अब इसे आगे बढ़ाओ, इसे आगे बढ़ाओ, इसे ऐसे आगे, ये ऐसे आगे, तो ये वाला लोब्स इन दोनों से अतिव्यापन करेगा, तो कोई बंध नहीं बनेगा, जीरो या नॉन बॉन्डिंग ओवरलैपिंग होगी। देखो ये तो पी बाय ऑर्बिटल हो गया क्योंकि मैंने इसको बाय अक्ष माना है, और ये ऑर्बिटल हो गया आपका कौन सा? पी एक्स। अब ये दोनों लोब्स के साथ अतिव्यापन कर रहा है, तो एक ऑर्बिटल का एक लोब्स दूसरे ऑर्बिटल के दो लोब्स के साथ अतिव्यापन करे, दोनों के साथ हो रहा है अतिव्यापन, तो ये कौन सी ओवरलैपिंग हो गई? जीरो ओवरलैपिंग। ये जीरो ओवरलैपिंग कहलाएगी, इससे कोई बंध नहीं बनेगा। ऐसे ही मैंने ये बाई अक्ष माना है, इसको मैं जेड अक्ष मान लूं, इसको जेड अक्ष मान लूं, तो ये कौन सा ऑर्बिटल होगा? पी जेड, और ये पी एक्स। तो पी एक्स और पी जेड के अतिव्यापन से भी कोई बंध नहीं बनेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि पी के बीच में जब समाक्ष अतिव्यापन होगा, पी और पी के बीच में, तो पी एक्स के बीच में होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पी बाय और पी बाय के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और पी जेड और पी जेड के बीच में। पी एक्स और पी वाई में कोई भी अतिव्यापन नहीं होगा। देख लो ये पी एक्स, ये पी वाई। पी वाई और पी जेड में भी इसी तरह से कोई अतिव्यापन नहीं होगा, क्योंकि पी वाई और पी जेड को आगे बढ़ाओगे तो एक ऑर्बिटल का एक लोब दूसरे के दोनों लोब के साथ अतिव्यापन करेगा, और इसी तरह पी जेड से बन जाएगा सिग्मा बंध, और पी बाय से बन जाएगा, पी एक्स से बन जाएगा, लेकिन पी एक्स पी बाय से, पी बाय पी जेड से और पी एक्स पी जेड से कोई बंध नहीं बनेगा। तो समाक्ष अतिव्यापन से सिग्मा बंध जब बनेगा तो कौन कौन से समाक्ष अतिव्यापन से बनेगा? एक तो पी एक्स से बन जाएगा,
जब आप एक्स अक्ष को क्या मानोगे, अंतर्नाभिकीय अक्ष, बाय अक्ष को अंतर्नाभिकीय अक्ष मानोगे तो पी बाय से बन जाएगा सिग्मा बंध, और जेड अक्ष को अंतर्नाभिकीय अक्ष मानोगे तो पी जेड से सिग्मा बंध बन जाएगा, है ना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, अंतर्नाभिकीय अक्ष को आणविक अक्ष भी लिख कह सकते हो। आणविक अक्ष, मॉलिक्यूलर एक्सिस, मैंने यहां कौन से लिए, एक्स, यहां बाय और यहां पर जेड। और बंधहीन या शून्य अतिव्यापन, बंधहीन या शून्य अतिव्यापन कौन से होंगे, पी एक्स और पी वाई में कभी कोई अतिव्यापन नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई बंध नहीं बनेगा। पी वाई और पी जेड में भी कोई बंध नहीं बनेगा, पी एक्स और पी जेड से भी कोई बंध नहीं बनेगा। ये हमेशा बंधहीन या शून्य अतिव्यापन होंगे। उदाहरण देखो इसके, पहला फ्लोरीन और फ्लोरीन में जो बंध बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, वो पीपी अतिव्यापन से बनेगा, इसका 2p ऑर्बिटल और इसका 2p ऑर्बिटल। इसी तरह क्लोरीन में जो बंध बनेगा 3p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनेगा। ब्रोमीन में जो बंध बनेगा 4p ओवरलैपिंग से बनेगा। और आयोडीन में जो बंध बनेगा 5p ओवरलैपिंग से बनेगा। तो ये उदाहरण है पीपी ओवरलैपिंग के। तो 3 प्रकार का समाज अतिव्यापन होता है और जिससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। एस के बीच में, वहां तो किसी भी अक्ष को अंतर्नाभिकीय अक्ष मानो, तीनों पर अतिव्यापन हो जाएगा। एस और पी में देखना है, अगर एक्स अक्ष को अंतर्नाभिकीय माना है, अंतर्नाभिकीय अक्ष माना है, तो एस और पी एक्स से बनेगा बंध, एस और पी वाई से, एस और पी जेड से नहीं बनेगा। इसी तरह पी और पी के बीच अतिव्यापन कराओगे तो एक्स अक्ष को आणविक अक्ष माना है तो पी एक्स से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। बाय को माना है तो पी बाय से, और जेड को माना है तो पी जेड से सिग्मा बंध बनेगा। इनके बीच में कभी किसी भी प्रकार का अतिव्यापन नहीं होगा, बंध नहीं बनेगा। पी एक्स पी वाई, पी जेड पी एक्स या पी एक्स पी जेड। दूसरे प्रकार का जो अतिव्यापन है इसे कहते हैं पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक या स्टूडेंट तक पहुंच सकें। आपके स्नेह और प्यार को देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत ही मोटिवेटेड है और हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। अंग्रेजी में कहते हैं साइड वाइज या साइड बेज भी कह सकते हो, ओवरलैपिंग। इसको अंग्रेजी में एक नाम भी और भी देते हैं, लैटरल ओवरलैपिंग। किसे कहते हैं, जैसे आपने अंतर्नाभिकीय अक्ष मान ली एक्स, तो अंतर्नाभिकीय अक्ष के लंबवत कौन सी अक्ष होंगी, एक्स को मान लिया मैंने, तो बाय अक्ष और जेड अक्ष लंबवत होंगी। तो जब अतिव्यापन अंतर्नाभिकीय अक्ष के लंबवत अक्षों पर होता है तो उसे कहते हैं पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। और पार्श्ववर्ती अतिव्यापन से पाई बंध बनेगा, क्योंकि यहां दो लोब के बीच में, दो पालियों के बीच में अतिव्यापन होगा।
तो पार्श्ववर्ती अतिव्यापन या साइड वाइज ओवरलैपिंग किसको कहेंगे? जब आणविक या अंतरनाभिकीय अक्ष के लंबवत अतिव्यापन होता है। तब इसे पार्श्ववर्ती यानी साइड वाइज अतिव्यापन कहते हैं। इस प्रकार के अतिव्यापन से पाइबंद बनेगा एवं पाई आणविक कक्षक बनेंगे। पाइबंद और पाई आणविक कक्षक बनता है इस तरह के अतिव्यापन से। कौन कौन से होते हैं? देखो ये अतिव्यापन, ये भी 3 प्रकार के हैं। पहला, 2p के बीच में, 2p ऑर्बिटलों के बीच में अतिव्यापन हो तो इसे कहते हैं p और p के बीच में पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। कोई तो पाई भी लगा देता है, p पाई, क्योंकि पाई बंद बन रहा है ना, तो p पाई लगा दिया तो पार्श्ववर्ती लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर p पाई मत लगाओ यहां तो p पार्श्ववर्ती लिख दो, ना p पार्श्ववर्ती लिख दो या p पाई अतिव्यापन लिख दो शॉर्ट में। पाई यहां ही लगा दिया मैंने तो इसका मतलब पार्श्ववर्ती है, तभी तो पाई लगा हुआ है। तो p पार्श्ववर्ती कह दो या p पाई अतिव्यापन कह दो, एक ही बात है। देखो कैसे होगा। मैंने अंतरनाभिकीय अक्ष मान लिया x, कोई जरूरी नहीं है मैं x मानूं, आप किसी को भी मान सकते हो, बाई z भी मान सकते हो। ये तो क्या हैबिट में पड़ा हुआ है ना, ये अपन जनरली x अक्ष इसको मान लेते हैं। चलिए, अच्छा ये अक्ष कौन सी होगी? इसको आप कोई भी मान सकते हो, बाई या z। और इस पर ये ऑर्बिटल ले लिया मैंने, ये वाला ऐसे। अब इसको मैंने बाई माना है तो ये पी वाई, और इसको अगर मैंने z माना है तो ये पी जेड। ये तो एक परमाणु का बात हो गया। अब दूसरे परमाणु की बात कर लेते हैं। इसको भी बाई या जेड मानना पड़ेगा। अगर इसको बाई माना है तो ये बाई, इसको जेड माना है तो ये जेड। इस पर भी एक ऑर्बिटल ले लो, ये ऑर्बिटल ले लिया मैंने। अगर इसको बाई अक्ष माना है तो ये पी वाई, और इसको जेड अक्ष माना है तो पी जेड। आगे बढ़ाओ, इसको आगे, ये भी आगे बढ़ेंगे साथ में। क्या होगा? ये वाला लोब्स इसके साथ और ये वाला लोब्स इसके साथ अतिव्यापन करेगा। ये तो आपकी एक्स अक्ष है जो कि आपने अंतरनाभिकीय आणविक अक्ष मानी है। एक पी ऑर्बिटल ये रहा, दूसरा पी ऑर्बिटल ये रहा जो इसके साथ अतिव्यापन करेगा। ये बाई एक्स, ये बाई अक्ष, और ये हो गया यहां अतिव्यापन। तो ये दो लोब्स के बीच में अतिव्यापन हो गया। जेड भी ले सकते हो, तो ये अगर मैंने बाय और बाय अक्ष लिया है तो ये कौन से पी ऑर्बिटल है? पी वाई और पी वाई। और जेड ले लूंगा तो ये पी जेड और पी जेड ऑर्बिटल होंगे। ये कहलाता है पार्श्ववर्ती अतिव्यापन।
दो दो लोब्स के बीच में अतिव्यापन हुआ है, इसलिए पाई बंद और पाई आणविक कक्षक बनेगा। कैसा होगा देखो पाई आणविक कक्षक, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ये तो तुम्हारी एक्स अक्ष है ही, ये ऊपर दोनों ऐड हो गए, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। ये पूरा एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, दो नहीं है, ये दोनों एक ही ऑर्बिटल है। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो लोब से बना होता है। अच्छा, यहां पर तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इनमें तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये बाई अक्ष है ऐसे, ये एक्स अक्ष है। अच्छा, ये जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, इसका एक नोडल प्लेन बनेगा, यानी इसमें एक ऐसा काल्पनिक तल बनेगा जिस पर इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व है वो लगभग शून्य रहेगा। तो मैंने अगर इसको एक्स अक्ष माना है और इसको वाई अक्ष माना है, यानी पी वाई में ओवरलैपिंग कराई है मैंने, तो पी वाई और पी वाई में ओवरलैपिंग कराई है, तो ये तो यहां तल में ही रहेंगे, दोनों इसी प्लेन में रहेंगे, ये एक लोब से यहां एक यहां। अच्छा, जेड अक्ष ऐसे जा रही है, उस पर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा जेड अक्ष पर, और एक्स अक्ष पर नहीं रहेगा। तो नोडल प्लेन जो बनेगा वो मेरा कहां बन जाएगा, एक्स और जेड तल में। बाई अक्ष पर तो ये रहेंगे दोनों, ये दोनों बाई अक्ष पर रहेंगे, ठीक है। अच्छा, एक्स बाई प्लेन अगर लूंगा तो बाई अक्ष पर इलेक्ट्रॉन घनत्व है, तो एक्स बाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन घनत्व आ ही जाएगा। मुझे कौन सा प्लेन लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्स अक्ष पर इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य है, जेड अक्ष पर शून्य है, तो इस पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नोडल प्लेन कहां बनेगा, एक्स और जेड तल में। तो इसका जो नोडल प्लेन बनेगा वो बनेगा एक्स जेड तल में। और अगर मैंने ये जेड अक्ष और ये जेड अक्ष और ये पी जेड ले लिए होते, तो ये दोनों लोब्स कहां आ जाते, जेड अक्ष पर, तो फिर नोडल तल कहां बनता, एक्स बाय प्लेन में। और ये मैंने अगर एक्स और एक्स अक्ष ले लिए होते, ये पी एक्स ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग कराया होता, तो ये दोनों लोब्स कहां आ जाते, ये आ जाते, कहां आ जाते ये दोनों लोब्स, ये दोनों लोब्स आ जाते एक्स अक्ष पर। तो नोडल प्लेन फिर कहां बनता, बाय और जेड तल में। तो जैसे मैंने अंतरनाभिकीय या आणविक अक्ष ले लिया, एक्स ले लिया, तो सिग्मा बंध कौन से ऑर्बिटल से बनेंगे, पी एक्स से और पी एक्स से, और पाई बंध, ये देखो मैंने अंतरनाभिकीय अक्ष एक्स लिया है, तो ये कौन सा पी ऑर्बिटल है, पी बाय, और ये भी पी बाय। तो एक तो पाई बंध किससे बन जाएगा, पी बाय से, पी बाय से। और इसको अगर मैंने जेड अक्ष मान लिया तो ये कौन सा होगा, पी जेड, और ये भी पी जेड। तो दूसरा जो पाई बंध बनेगा वो पी जेड और पी जेड के अतिव्यापन से बन जाएगा। अंतरनाभिकीय अक्ष मैंने अगर बाई को माना है तो पी बाय और पी बाय के अतिव्यापन से बनेगा सिग्मा बंध, और पी एक्स से पाई बंध बनेगा, पी जेड से भी पाई बंध बनेगा। और अगर मैंने अंतरनाभिकीय अक्ष माना है जेड को, तो पी जेड से बनेगा सिग्मा बंध, पी एक्स से बनेगा पाई बंध, पी वाई से बनेगा पाई बंध। इसका नोडल प्लेन कहाँ आएगा वो बताया मैंने, एक्स जेड तल में।
इसका नोडल प्लेन कहाँ आएगा? एक्स वाई तल में। और इसका नोडल प्लेन कहाँ आएगा? वाई जेड तल में। नोडल प्लेन देखें, इसका कहाँ आएगा? वो लिखा हुआ है नोडल प्लेन, निष्पंद तल। इसका कहाँ आएगा? एक्स जेड तल में। इसका कहाँ आएगा नोडल प्लेन? एक्स वाई तल में। और इसका नोडल प्लेन कहाँ आएगा? वाई जेड तल में। समझ जाओगे ना? जैसे पी वाई में ओवरलैपिंग कराया तो ये जो दोनों लूप्स बने हैं ये वाले, ये वाई अक्ष पर आएंगे। तो नोडल प्लेन कहाँ आएगा? एक्स जेड तल में, एक्स जेड तल में। उदाहरण देखो, O2 अणु, O2 अणु में दो बंध है, एक सिग्मा एक पाई। कैसे बना है समझ लें। दो ऑक्सीजन परमाणु ले लो, 1s2 पूरा भरा हुआ है और VBT सिद्धांत के अनुसार यह अतिव्यापन नहीं करेगा। 2s2 पूरा भरा हुआ है और VBT सिद्धांत के अनुसार यह भी अतिव्यापन नहीं करेगा। 2p4, अब ये तीन ऑर्बिटल हैं, आप किसी को भी px, py, pz मान सकते हो। इसको px भी मान सकते हो, py भी मान सकते हो, pz भी मान सकते हो। तो चलो मैंने इसको मान लिया px, ये py, ये pz। पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तीनों में हुंड के नियम के अनुसार, और मैं तीनों में से कहीं भी युग्मन करा सकता हूं। इसमें भी युग्मन करा सकता हूं, इसमें भी किसी में भी करा सकता हूं, मेरी मर्जी है। किसमें करा दें युग्मन? इसमें करा देते हैं, pz में करा दिया मैंने। तो ये भी अतिव्यापन नहीं करेगा VBT सिद्धांत के अनुसार। दूसरा ऑक्सीजन परमाणु देखो, ये 1s2, ये 2s2, और इसका विन्यास भी अपने को ऐसा ही लिखना पड़ेगा। ये 2p, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले तीनों में आ गया, ये भी मैंने px मान लिया, ये py मान लिया, ये pz, यहां पर युग्मन करा दिया। अब ये दो ऑक्सीजन परमाणु हैं, ये दोनों ऑर्बिटल आगे आधे भरे हुए हैं। तो मैं आधे भरे हुए ऑर्बिटलों को लिख लेता हूं। ऑक्सीजन परमाणु, एक ऑर्बिटल ये है आधा भरा हुआ, और दूसरा ऑर्बिटल ये है आधा भरा हुआ। बीच में ये ऑक्सीजन परमाणु है। ऐसे दूसरा ऑक्सीजन परमाणु ये, इसका ये आधा भरा हुआ ऑर्बिटल, इसके साथ मैंने अतिव्यापन करा दिया, और दूसरा आधा भरा हुआ ऑर्बिटल ये है। अब ये तो कौन सा अतिव्यापन हो गया? दोनों में एक एक लोब्स के बीच अतिव्यापन हो गया, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ये कोई भी मान सकते हो इसको आप। ये एक्स अक्ष मान लिया आपने तो ये px हो गया, ये px हो गया। इसको y अक्ष मान लिया, इसको y अक्ष मान लिया तो ये py हो गया, ये py हो गया। ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया? px, ये भी px। तो पहले कोई भी दो आप px में या py में आपने समाज अतिव्यापन करा दिया, कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? ये सिग्मा। अब इन दोनों में समाज अतिव्यापन नहीं हो सकता, तो इनमें कौन सा अतिव्यापन होगा? जब ये पास आएंगे तो ये वाला अतिव्यापन पहले हो जाएगा, ये तो दूर से ही हो जाएगा। लेकिन अब इनमें ये वाले अतिव्यापन होने के बाद ये वाला अतिव्यापन होगा। पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा तब ये दोनों में अतिव्यापन हो पाएगा, क्योंकि ये तो दूर से ही कर लेंगे, इनको तो पास आना पड़ेगा। तो इन दोनों में अतिव्यापन होगा।
और इस अतिव्यापन से पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो ऐसे पहले कोई भी दो पी ऑर्बिटल पी एक्स या पी बाय ये समाज अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, तो बाकी बचे हुए दूसरा जो पी ऑर्बिटल है वो पार्श्ववर्ती अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड बना लेगा। अच्छा, ये VBT सिद्धांत के अनुसार आप देखो, ये दोनों जब अतिव्यापन करेंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में आ जाएंगे, तो ये भी पूरा भर जाएगा। वैसे तो ये दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये दो अयुग्मित हैं। जैसे इन दोनों ने अतिव्यापन किया, पहले पी एक्स ने और फिर पी वाई ने किया, दोनों ये ऑर्बिटल मिलके एक ही ऑर्बिटल बनाएंगे और उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसी तरह ये दोनों मिलके एक ही ऑर्बिटल बनाएंगे और जिसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये जो दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे ऑक्सीजन परमाणु में, VBT सिद्धांत के अनुसार ये जब ऑक्सीजन का अणु बनेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे। जब सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे तो VBT सिद्धांत के अनुसार ऑक्सीजन का अणु होना चाहिए प्रतिचुंबकीय, डायामैग्नेटिक, यानी चुंबक के पास ले जाओ तो चुंबक इसको खींचेगी नहीं। लेकिन वास्तव में ऑक्सीजन का जो अणु है वो अनुचुंबकीय होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। चुंबक के पास ले जाते हैं तो चुंबक इसको अपनी ओर खींच लेती है। तो ये VBT सिद्धांत की कमी है। ऑक्सीजन का अणु VBT सिद्धांत के अनुसार ये दोनों युग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे, ये दोनों युग्मित हो जाएंगे और ये वाले पहले से हैं ही सारे युग्मित। तो VBT सिद्धांत के अनुसार ऑक्सीजन का अणु होना चाहिए प्रतिचुंबकीय, लेकिन वास्तव में अनुचुंबकीय होता है। तो इसके चुंबकीय व्यवहार को VBT सिद्धांत नहीं समझा पाता, ये इसकी एक कमी, इसका एक दोष है। दूसरा उदाहरण अपन लेते हैं नाइट्रोजन का अणु। एन ट्रिपल बॉन्ड एन, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और दो पाई बॉन्ड बनेंगे। दो नाइट्रोजन परमाणु ले लो जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो 1s2, ये तो अतिव्यापन नहीं करेगा VBT सिद्धांत के अनुसार, पूरा भरा कक्षक अतिव्यापन नहीं करता। ये 2s2, ये भी नहीं करेगा अतिव्यापन। और ये 2p3, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं और तीनों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं। किसी को भी आप px मान लो, किसी को भी py मान लो, किसी को भी pz मान लो। दूसरा नाइट्रोजन का परमाणु, इसका ये 1s2, ये 2s2 और ये 2p। इलेक्ट्रॉनों का चक्रण मैंने विपरीत बना दिया। यहां भी चाहो तो ये विपरीत बना देना चक्रण इसमें। ये px, ये py, ये pz। तो क्या होगा, पहले कोई भी दो में px में अगर आपने समाज क्षतिव्यापन करा दिया, सिग्मा बॉन्ड बना दिया, तो py और py से पार्श्ववर्ती अतिव्यापन होके पाई बॉन्ड बनेगा, pz से पार्श्ववर्ती अतिव्यापन होके पाई बॉन्ड बनेगा। समझ लो, देखो कैसे। ये नाइट्रोजन का एक परमाणु, इसका एक 2p कक्षक, ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसका दूसरा 2p कक्षक, ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन और इसका तीसरा 2p कक्षक, ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा नाइट्रोजन परमाणु, इसका एक 2p कक्षक इसके साथ अतिव्यापन कर लेगा। ये कौन सा अतिव्यापन हो गया दोनों के बीच में? समाज। कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? सिग्मा। इन दोनों में कौन सा अतिव्यापन होगा? ये पार्श्ववर्ती। जैसे इसको x अक्ष मान लिया तो ये px हो गए, तो ये y अक्ष मान लो, ये py हो गया, ये x अक्ष हो गई। ये पाई बॉन्ड बन गया। इसका तीसरा 2p ऑर्बिटल ये रहा,
इसमें एक इलेक्ट्रॉन। अब इनके बीच में ये और इनके बीच में ये एक और अतिव्यापन हो जाएगा। क्या बन जाएगा? एक और पाई बॉन्ड बन जाएगा यहाँ। तो एक बार समाज अतिव्यापन हो जाएगा किन्हीं तो दो पी ऑर्बिटल में, px में करा लो, py में करा लो, pz में करा लो। बाकी बचे हुए में क्या होगा? फिर पार्श्ववर्ती और पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड बनेंगे। तो इस तरह से ये पहला पार्श्ववर्ती अतिव्यापन हो गया तुम्हारा, कौन सा? पी पाई और पी पाई। बच्चों, जो आप लेक्चर देख रहे हैं, पूरा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या हम जो यहाँ पर पढ़ाते हैं वो आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें 18002121 799 पर कॉल कर सकते हैं।